शिखर डिलीवरी के लिए तेज रफ्तार से जा रहा है और जैसे ही तेजी से टर्न लेता है उसकी गाड़ी का टायर निकलने लगता है और गाड़ी स्लिप होते हुए सामने से आ रही एक कार से उसकी गाड़ी जा टकराती है। शिखर सड़क पर पड़ा कराह रहा है। लोग वाहन खड़े करके देख रहे थे। तो कोई गाड़ी वाले को कोस रहा है, तो कोई कह रहा है कि इसी लड़के की गलती है, पर कोई मदद को आगे नहीं आ रहा। एक आदमी आकर उसकी गाड़ी खड़ी करके उसे सड़क से अलग खड़ा कर देता है। चोट घुटने में थी। शिखर उठने की कोशिश करता है पर उससे उठा नहीं जाता। घुटने से खून बह रहा है। अपने सर में दर्द महसूस कर वो हाथ से छूता है, मगर हाथ में लगे खून से ये पता चलता है कि सर में भी चोट लगी थी और यहाँ वहां जिस्म में कई जगह खरोंचे थी। जिस कार से उसे टक्कर लगी थी वो अभी भी वहीं खड़ी हुई है। पीछे से लोग हॉर्न मारे जा रहे हैं। पीछे से एक आदमी चिल्लाता है, अरे हटाओ, ये किसकी गाड़ी है, बीच सड़क में खड़ी कर रखी है। गाड़ी का एक दरवाजा झटके से खुलता है और तेजी से एक सुंदर नौजवान लड़की शीना भागते हुए शिखर के पास आती है। शिखर दोबारा उठने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे आकर उसे सहारा देती है और उठने में मदद करती है। शीना शिखर का एक हाथ उठाकर अपने कंधे पर रखती है और अपने कंधे से सहारा देते हुए गाड़ी की ओर जाने लगती है। शिखर को चोट और जख्मों से ज्यादा तकलीफ ये बात दे रही थी कि ये दुर्घटना कुछ दिन पहले हुई होती तो इलाज भी करा लेता। तो इतने पैसे थे कि चाहता तो पूरा अस्पताल खरीद सकता था, लेकिन अब ये पैसे कहां से जुटाएगा। शिखर अपने ख्यालों से वापस आता है तो उसे शीना की आवाज सुनाई देती है, चलो हॉस्पिटल थोड़ी दूर है, जल्दी पहुंच जाएंगे। शिखर अपना हाथ शीना के कंधे से हटाता है और कहता है, आप आप रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा, इतनी भी कोई चोट नहीं लगी है। वो इधर उधर देखता है, मेरी बाइक कहाँ है। शीना शिखर का हाथ उठाकर वापस अपने कंधे पर रखते हुए कहती है, ऐसे कैसे खुद चले जाओगे, ठीक से चला तक नहीं जा रहा तुमसे, मेरी गाड़ी है ना, मैं छोड़ देती हूँ। देखो गलती मेरी है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, अब चलो चुपचाप। शिखर धीरे से कहता है, आप समझ नहीं रही, मेरे पास अस्पताल जाने के पैसे नहीं है, मैं घर जाकर पट्टी कर लूंगा, चोट इतनी भी ज्यादा नहीं है। शिखर ये बात कह ही रहा होता है कि उसके पांव पर नीचे पड़े पत्थर से ठोकर लगती है और वो कराह जाता है। दोनों गाड़ी के पास आ चुके हैं। शीना शिखर की तरफ दया से देखती है और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहती है, पैसे की चिंता तुम मत करो, तुम बस गाड़ी में बैठो, मैं पैसे दे दूंगी। शिखर अपने आंसू भरी आंखों से शीना की तरफ देखता है और दर्द में मुस्कुराने और शीना का बार बार शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। शिखर घुटने और सर पर पट्टियां बांधे अपने अस्पताल के कमरे में लेटा है। बगल में खड़ी शीना बोलती है, तुम लेटे रहो, मैं बिल भरने का इंतजाम करके आती हूँ, और कमरे से निकल जाती है। कमरे के दरवाजे के पास रवि छुप कर खड़ा होता है, सर झुकाए, आंखों में आंसू लिए। रवि एक दर्द भरी सांस लेता है और हिम्मत जुटाते हुए कमरे के अंदर जाता है। शिखर के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है रवि को देखकर, और वो बोलता है, तू तो गुस्सा होने का नाटक कर रहा था ना, मुझे पता था, जैसे ही मेरे एक्सीडेंट की खबर तुझ तक पहुंचेगी तू भागा भागा आ जाएगा यहाँ। रवि की आंखें झुक जाती हैं, वो शिखर से नजरें नहीं मिला पा रहा। तुझे फोन करने ही वाला था, पर वो लड़की गाड़ी से उतर कर आई और अस्पताल ले जाकर ही मानी, वरना मैं तो पड़ा रहता वहीं, मतलब जब तक तू आता, तेरे अलावा और मेरा पूछने वाला है ही कौन। शिखर हंसते हुए बोलता है। शिखर की बातें सुनकर रवि भावुक हो जाता है और वो शिखर का हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे माफ कर दे यार शिखर, ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता था यार तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे लगा बस गाड़ी खराब होने की वजह से तू डिलीवरी टाइम पे नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी तेरी बाइक का टायर लूज नहीं करता। तूने मेरी बाइक का टायर लूज किया था, मगर क्यों। शिखर गुस्से में कहता है, अब क्या बताऊं, मैं दबाव में आ गया था, टारगेट पूरे करने के चक्कर में दोस्त से धोखा कर बैठा, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझसे मुझसे गलती हो गई, बदले में तू जो सजा दे मुझे सब मंजूर है। कहते कहते रवि की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं।
शिखर उसे चुप कराता है और उसके कंधे पर दिलासे से हाथ रखते हुए कहता है, मैं समझता हूँ मजबूरी इंसान से क्या क्या करा सकती है। अब छोड़, जो हो गया सो हो गया। रवि अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैंने भी वो नौकरी छोड़ दी, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा, जो होगा मिलके देख लेंगे। तो क्या हो गया, घर से बेदखल कर दिया जाएगा मुझे? अब तो हम दोनों जहां रहेंगे साथ रहेंगे, चाहे रेलवे स्टेशन पर ही क्यों ना सोना पड़े हम दोनों को। शिखर रवि की ये बात सुनते ही उसे खींचते हुए गले से लगा लेता है। दोनों मानो किसी बिछड़े भाइयों की तरह एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं। शिखर दर्द भरी आवाज में बोलता है, वो सिर्फ तेरा घर नहीं, मेरा भी घर है, उस घर को मैं बचाऊंगा। शिखर के सब्र का बांध अब टूट चुका है। वो कुछ देर सोचता है और सेक्रेटरी बबीता को फोन मिलाता है। बबीता उधर से जवाब देती है, उन्हें पता है कि तुम अस्पताल में हो, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेज दिए गए हैं। शिखर एक पल के लिए ये बात सुनकर चौंकता तो है, उन्हें कैसे पता कि मैंने किसके लिए फोन किया? मगर इस बारे में बिना कुछ ज्यादा सोचे शिखर रवि को पैसे देता है, मकान मालिक को पैसे देने को। और दोनों मुंह बोले भाइयों ने अपनी पुरानी बातें की। शिखर ने अपनी पूरी शुभचिंतक की कहानी भी बताई रवि को, जिसे सुनकर रवि बोलता है, मुझे पहले से ही लगता था तुझसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान और कोई हो ही नहीं सकता, और आज लग रहा है कि तुझसे ज्यादा किस्मत वाला कोई और नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब शिखर और रवि डिस्चार्ज के कागज पर हस्ताक्षर कर रहे थे और जैसे ही अस्पताल का मैनेजर शिखर से पैसे भरने को बोलता है, बिल देते हुए शिखर को शीना की याद आती है। उसने बोला था कि बिल के पैसे वो देगी, मगर लगता है बिना पैसे दिए ही निकल गई। और शिखर जैसे ही बिल के पैसे जमा कराता है, उसके पीछे से आवाज आती है, ये पैसे कहाँ से आए? शिखर ने पीछे मुड़कर देखा तो शीना खड़ी थी। शीना पास आती है और बोलती है, मैं बिल का इंतजाम ही करने गई थी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, किसी से उधार लिया है तुमने? शिखर शांति पूर्वक जवाब देता है, ये पैसे ये मेरे ही पैसे हैं। इससे पहले कि शिखर आगे कुछ बोल पाता, शीना ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, अगर पैसे थे तो नाटक क्यों कर रहे थे? मैं कब से परेशान थी, कैसे भी किसी से भी बात करके पैसों का इंतजाम किया तुम्हारे लिए, और तुम लड़की देखकर सहानुभूति के लिए गरीब का नाटक करने लगे। अच्छा हुआ सही समय पर आ गई, वरना तुम्हारा ये चेहरा देखने को ना मिलता। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, शीना नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। शिखर पीछे से आवाज लगाने की कोशिश तो करता है, मगर शीना उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल जाती है। शिखर बस यही सोचता रह जाता है कि काश उसे समझा पाता कि उसके पास सच में पैसे नहीं थे तब, और उसने कोई झूठ नहीं कहा। काश वो उसे बता पाता कि उस पर क्या गुजरी है इस वक्त। रवि के पूछने पर शिखर बताता है, यही मुझे अस्पताल लेकर आई थी। रवि हंसते हुए बोलता है, तेरी जगह इसे खुद अपने आप को पागल खाने में भर्ती करवाना चाहिए। शिखर रवि को लेकर अपने कमरे में पहुंचता है। सेक्रेटरी बबीता पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। उनके आते ही वो शिखर से कहती है, मैं बस आपको यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि इस बार आप मुसीबत में थे, इसलिए पैसे भेज दिए गए, लेकिन ये दोबारा नहीं होगा। अगली बार अगर आपको पैसे चाहिए तो उसके लिए अलमारी में रखी किताबों की ओर इशारा करते हुए कहती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। एक मिनट, क्या कहा आपने? मैं समझ नहीं पाया। पढ़ने के पैसे मिलेंगे? अगर ऐसी बात है तो क्या शिखर की जगह 2-4 किताबें मैं पढ़ लूं? क्या थोड़े बहुत पैसे मुझे भी मिल सकते हैं? रवि बबीता की तरफ देखकर मुस्कुराता है। बबीता रवि को नजरअंदाज कर अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे शिखर सर। बबीता एक मैनेजमेंट की किताब उसे थमाते हुए कहती है, आपके पास 2 दिन है, परसों आपका इम्तिहान होगा, अगर आप पास हो गए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। बबीता ये कहकर जाने लगती है। शिखर पीछे से पूछता है, अगर मुझे जल्दी पैसे चाहिए हो तो? बबीता मुड़ती है और कहती है, किताब जल्दी खत्म कर लीजिए। शिखर उस 200 पन्नों की किताब को पलटते हुए कुछ सोचता है और किताब लेकर लंगड़ाते हुए जाकर मेज पर बैठ जाता है। उसके लिए काम मुश्किल नहीं था, बचपन से ही वो पढ़ने में तेज। वो किसी चीज को एक बार देख ले तो कभी नहीं भूलता।
कॉलेज में भी नौकरी के चलते उसे पढ़ने को कम ही समय मिलता है। इम्तिहान से एक दिन पहले पढ़ता और अच्छे अंकों से पास हो जाता। वो किताब के पन्ने पलटता है और पढ़ना शुरू कर देता है। रवि को अभी भी कंफ्यूजन है। वो यही सोच रहा है कि इतनी मोटी किताब कोई 2 दिन में कैसे खत्म कर सकता है। उसके बस का तो नहीं। और शिखर को तल्लीनता से पढ़ते देख उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है। शिखर की आवाज से रवि की नींद खुल जाती है। तू सोया नहीं क्या रात भर? हाँ, मैंने किताब खत्म कर ली है, आप आकर इम्तिहान ले लीजिए, शिखर बबीता से फोन पर कहता है। रवि ये सुनकर चौंक जाता है। शिखर रवि की तरफ देखता है। कुछ कहा तूने? रवि सर हिलाते हुए कहता है, नहीं तो। तूने सच में वो मोटी किताब सिर्फ एक रात में पढ़ ली और तुझे सब याद भी हो गया क्या? रवि को यकीन नहीं आता। वो यही सोच रहा है कि ये बस फेल ना हो जाए। कुछ देर बाद बबीता एक पर्चा लिए आती है। शिखर उसके सामने जाकर बैठ जाता है और प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है। बबीता एक एक करके सवाल पूछना शुरू करती है। रणनीतिक और वित्तीय निवेश में क्या अंतर होता है? रणनीतिक निवेश वित्तीय निवेशों से अधिक लंबा होता है और लागत और बाजार के विचारों के संयोजन के कारण जोखिम भरा और अधिक पेशेवर होता है। शिखर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है। रवि पुष्टि करने के लिए बबीता की ओर देखता है। सही जवाब। बबीता के मुंह से ये सुनकर उसकी सांस में सांस आती है। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। ये कथन किसका है? बेहम का। शिखर जवाब देता है। बबीता सवाल पूछती रहती है और शिखर आत्मविश्वास के साथ जवाब देता जाता है। रवि उत्सुकता से उन दोनों को देख रहा है। बबीता आखिरी सवाल पूछती है, मैनेजमेंट के 5 प्रमुख तत्व कौन से हैं? जवाब जैसे शिखर के मुंह पे ही रखा था। वो सवाल खत्म होने से पहले ही बोलना शुरू कर देता है। आयोजन, संगठन निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व और संगठन या पहल का नियंत्रण करना। सही जवाब। जैसे ही रवि ये सुनता और वो खुशी से उछल पड़ता है। शिखर अपना फोन देखता है, कोई संदेश नहीं आता। वो बबीता की तरफ देखता है। पैसे? उनसे तो आपने हॉस्पिटल का बिल चुका दिया। ये कहते हुए बबीता शिखर को एक और किताब थमाते हुए कहती है, ये खत्म कर लीजिए और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। शिखर सहमति में सर हिलाता है और बबीता यहाँ से चली जाती है। रवि शिखर के पास जाता है। ये तो धोखा है, सारे जवाब सही दिए तूने, फिर बिना पैसे दिए कैसे जा सकते हैं? और तूने पूरी किताब सिर्फ एक रात में कैसे याद कर ली? मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराती, शिखर कहता है। और सही तो कहा, पैसे तो दिए ही थे, अब हम मुसीबत में थे तो इसमें उनकी क्या गलती है? इससे याद आया, मुझे उस लड़की से माफी मांगनी है। उसने एक तो मदद की, बदले में उसे मेरी वजह से बुरा लग रहा होगा। पर तू अब उसे ढूंढेगा कैसे? नाम पता कुछ मालूम है? रवि कहता है। शिखर कुछ सोचता है और कहता है कि एक बार अस्पताल चलकर देखते हैं। मुझे भर्ती करते वक्त शायद उसने फॉर्म में लिखा हो, उनके पास उसका पता होगा। और दोनों बिना देर किए अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। शिखर अस्पताल के रिसेप्शन पर पहुंचता है। नर्स उसे देखती है और कहती है, आप जरूर पट्टियां बदलवाने आए होंगे, बैठिए, मैं किसी को भेजती हूँ। शिखर उसे टोकता है और कहता है, नहीं, क्या आपको याद है जो लड़की मुझे लेकर आई थी? क्या आप उसका पता मुझे देखकर बता सकती हैं? मुझे उनसे एक बहुत जरूरी काम है। शीना, शीना नाम था उनका। रिसेप्शनिस्ट बिना अपने सिस्टम में चेक किए कहती है, अरे वो मशहूर डीजे शीना, उन्हें कौन नहीं जानता? आज सफायर क्लब में उनका शो है। इंस्टाग्राम पे नहीं है क्या आप? उनकी स्टोरी देखिए, वो आपको वहीं मिलेंगी। शिखर उन्हें शुक्रिया कहता है, रवि के साथ वहां से चला जाता है। शिखर और रवि शीना को ढूंढते हुए सफायर क्लब में पहुंचते हैं। चमकीली लाइट्स जगमगा रही है, तेज म्यूजिक ऐसा कि कोई एक दूसरे को सुन भी ना सके। ऐसी जगह वोट की बीट्स पर शीना 50 लड़कों के बीच शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहने मस्ती में नाच रही है। क्या होगा जब शिखर दोबारा मिलेगा शीना से? क्या ये किसी नए रिश्ते की शुरुआत है या कोई गहरी चाल? आगे जानने के लिए सुनते रहिए